students, good afternoon all of you. Today we will go ahead on in the chapter number 2, microorganisms. Okay. In previous lecture we have studied what is the microorganisms and we defined the microorganism, and then we show the classification or major group of the microorganisms and how the virus is different from these four microorganisms. Okay, and then we discuss the disease caused by the microorganisms. Then we show these pictures of bacteria, algae, protozoa and fungi, and also we show the pictures of viruses. Then we show where do microorganisms live, okay, and how microorganisms important in our life. Okay, then finally we show the making of curd and bread with this activity 2.3. we also show the डोसा बैटर, मेकिंग द डोसा बैटर. ओके, हमने डोसा बैटर बनाया था और किस तरह से जो ईस्ट है वो अपना रोल प्ले करता है टू रिप्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द डोसा बैटर. ओके, सो सिर्फ डोसा बैटर नहीं, इडली, रवा इडली और राइस इडली, इन सब में क्या करता है, ईस्ट अपना रोल प्ले करता है. अगर हमारे पास ईस्ट नहीं है तो वी कैन यूज़ द कर्ड. ओके, नाउ वी शो द कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये तो हमारे जो है डेली लाइफ में, हमारे होम चोर्स में और हमारे जो किचन में हम किस तरह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. बट कॉमर्शियली जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से यूज़ करेंगे. सो स्टूडेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल. ठीक है, आपने देखा होगा कॉमर्शियली जो है वो जो अल्कोहल जो है वो शराबें मिलती है दुकानों पे, तो उनका जो प्रोडक्शन होता है वो लार्ज स्केल पे होता है. ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे किया जाता है तो उसको कॉमर्शियल यूज़ बोला जाता है. सो लार्ज स्केल पे अल्कोहल का प्रोडक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. इवन वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं. ठीक है, सो विनेगर को हम पिकल बनाने में यूज़ करते हैं और जितनी भी फास्ट फूड वैराइटीज़ होती हैं उनमें विनेगर का यूज़ होता है. ठीक है, तो मतलब किसी में भी खट्टापन लाना होता है किसी भी मतलब फूड आइटम में, तो विनेगर का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो पिकल में जो आपको खट्टा टेस्ट आता है वो विनेगर की वजह से ही आता है. ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन. ठीक है, तो कमर्शियल प्रोडक्शन में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जिसको हम ईस्ट बोलते हैं. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ईस्ट जो कि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है फॉर द अल्कोहल एंड वाइन. For this purpose, yes, yeast is grown on natural sugars. ठीक है, जो भी नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट होती है इन ग्रेन्स लाइकली. अब देखो ईस्ट कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो जो नेचुरल शुगर्स होती है जैसे कि मतलब ग्रेन्स में देखो, अब कुछ ग्रेन्स ऐसे आते हैं जिनमें नेचुरल शुगर होता है, यानी उनके अंदर शुगर अवेलेबल होता है. हम शुगर उसके अंदर डालते नहीं हैं, उनके अंदर नेचुरली अवेलेबल होता है. तो वो कौन कौन से ग्रेन्स हैं? बैरले, वीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस एट्सेट्रा. ठीक है, तो फ्रूट जूस में अगर हम शुगर नहीं डालते फिर भी उनमें थोड़ा शुगर होता है. ठीक है, हम कोई भी फ्रूट्स खाते हैं लाइक एप्पल, बनाना. ठीक है, तो वो आपको मीठे किस लिए लगते हैं? उनमें जो स्वीट टेस्ट आता है वो शुगर की वजह से आता है, वो नेचुरली उनमें प्रेजेंट रहता है. ठीक है, सो वो जो नेचुरल शुगर उनमें प्रेजेंट होता है उससे जो है वो ईस्ट बनता है. ठीक है, so for this purpose yeast is grown on natural sugars present in grain like barley, wheat, rice, crust, fruit juices etc. अब हम क्या करेंगे, एक मतलब नेचुरल शुगर किस तरह से बनाते हैं वो हम देखेंगे एक एक्टिविटी 2.4 की वजह से मदद से. टेक अ 500 ml beaker filled up to 3/4 part with water. ठीक है,
तो बीकर का जो है वो आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो हमें 500 ml का आधे से ज़्यादा पार्ट जो है वो हमें वाटर से फिल करना है। एंड देन वी हैव टू डिज़ोल्व 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन इट। उसमें हम शुगर फिल करेंगे, देन उसको डिज़ोल्व करेंगे, देन ऐड अ हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। फिर उसमें क्या करेंगे, हम ईस्ट पाउडर को ऐड करेंगे टू द शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर को ऐड करेंगे। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस फॉर 4 and 5 hours। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट अ स्मेल। फिर क्या करोगे, आप उसमें ईस्ट पाउडर ऐड करने के बाद उसको वार्म प्लेस में रख दोगे, ठीक है, कवर करके, और 4 से 5 घंटों के लिए आप ऐसा करोगे। उसके बाद आप उसके अंदर स्मेल करोगे, उस सॉल्यूशन के का स्मेल करोगे तो किस तरह का स्मेल आएगा, दिस स्मेल इज़ ऑफ अल्कोहल, तो वो अल्कोहल का स्मेल होगा। तो देखो ईस्ट पाउडर में शुगर ऐड करके किस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, और वाइन भी। एंड अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, ठीक है। जो स्मेल ऑफ अल्कोहल आ रहा है शुगर की वजह से आ रहा है, ठीक है। इस पाउडर में हमने शुगर डाला है, ठीक है, एंड दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ठीक है। जो शुगर है वो ईस्ट की वजह से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गई है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन इज ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन मैंने आपको बोला था केमिकल चेंज करता है, किसी भी जो मेटालिक इनऑर्गेनिक होता है इसमें केमिकल चेंज करता है। बट यहाँ पे मेटाबॉलिक इनऑर्गेनिक क्या है, शुगर है। तो शुगर मेटाबॉलिक इनऑर्गेनिक है, उसमें ईस्ट क्या कर रहा है, केमिकल चेंज कर रहा है, ठीक है। पहले शुगर और का वाटर का सोल्यूशन था, ठीक है, उसके अंदर ईस्ट पाउडर डालते ही वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। सो ईस्ट इज मेकिंग फर्मेंटेशन इन द शुगर एंड वाटर सोल्यूशन, ओके। This is Louis Pasteur, which is discovered the fermentation in 1857. ये एक साइंटिस्ट है लुइस पैस्टर। लुइस पैस्टर जो थे उन्होंने फर्मेंटेशन को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1857 में। नाउ वी शो द मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमने किचन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारे डेली हाउस और होम चोर्स जो होते हैं उनमें हम किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा कॉमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, ठीक है। सो वेन एवर यू फॉल इल द doctor may give you some antibiotic tablets, capsules or injections such as of पेनिसिलिन, ठीक है। तो एक पेनिसिलिन का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है। तो पेनिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है, ठीक है। तो आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कैप्सूल्स देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होते तो इंजेक्शन भी देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल ये है पेनिसिलिन का। सो इसमें पेनिसिलिन में जो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन होता है इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पेनिसिलिन का जो सोर्स है मेडिसिन का वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। दीज मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोर्स है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिसीज़ कॉज करने के लिए किल करता है और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी ग्रोथ उसको किल करने के लिए किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके लिए हार्मलेस हो। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल टू यू, ठीक है, जो कि दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट करते हैं और आपको जो बीमार होने से बचाते हैं और आपकी जो बीमारी होती है उसको दूर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो मेडिसिन्स होती है लाइक पेनिसिलिन दे किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस तरह की मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक बोला जाता है, ठीक है। जो एंटीबायोटिक यानी वो अगेंस्ट किसी बीमारी के अगेंस्ट काम करती, ठीक है। सपोज़ आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या लोगे, मेटासिन लोगे, ठीक है, या फिर PCL लोगे, तो उससे क्या होगा, वो एंटीबायोटिक का काम करेगी। इस तरह से पेनिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज़ को कोज करने से रोकता है।
these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi. ठीक है, बैक्टीरिया और फंगी से कई तरह की एंटीबायोटिक्स जो होती है वो फॉर्म होती है। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अब एंटीबायोटिक फॉर्म होती है ये तो हमने देख लिया, लेकिन किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये एंटीबायोटिक फॉर्म होती है। 4 मेजर ग्रुप आपने देखे थे ना यहाँ पे, तो 4 मेजर ग्रुप क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। इनसे ही जो है वो मेन काम होंगे आपके, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनसे ही फॉर्म होते हैं। तो अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक है वो किस तरह के बैक्टीरिया, किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हो रही है, बैक्टीरिया और फंगी से। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, इस तरह की जो कुछ मेडिसिन्स है, ठीक है, और एंटीबायोटिक जो हैं, दे एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। सो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन, ये क्या है, एरिथ्रोमाइसिन और ये टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है विच commonly known as antibiotic and they are made from the fungi and bacteria. So mostly जो एंटीबायोटिक होती हैं वो फंगी और बैक्टीरिया से बने जाते हैं। ठीक है, बनाए जाते हैं। The antibiotic are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure a variety of disease. ठीक है, तो जो भी एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर होती हैं, ग्रोइंग स्पेसिफिक मतलब किसी भी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करती हैं और बाकी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप करती हैं। उस तरह की जो एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर्स होती हैं, दे आर यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिसीज़। वो मतलब कई सारे डिसीज़ को, मतलब वैरायटी ऑफ डिसीज़ होती है, उनको क्योर करने के लिए वो क्या होती है, यूज़ होती है। ठीक है, यानी कम करने के लिए। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, एंटीबायोटिक सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं यूज़ होती है, बल्कि वो अब उनको मिक्स किया जाता है विद द फीड ऑफ लिवस्टॉक, जो लिवस्टॉक का फीड होता है, और पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए 2 तरह के फीड होते हैं, लिवस्टॉक और पोल्ट्री। तो ये जो फीड होते हैं उनमें जो है इस एंटीबायोटिक को मिक्स किया जाता है, क्या चेक करने के लिए, माइक्रोबियल इन्फेक्शन, किस तरह का माइक्रोबियल इन्फेक्शन हुआ है एनिमल्स में, उसको चेक करने के लिए इस तरह के एंटीबायोटिक्स को मिक्स किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट्स डिसीज़। ठीक है, और एनिमल के अलावा जो है कई तरह के प्लांट डिसीज़ भी होती है। देखो आपको ही डिसीज़ होता है ऐसा ज़रूरी है, एनिमल्स को भी डिसीज़ होता है, इवन प्लांट्स जो है वो भी लिविंग बींग्स में आते हैं, उनको भी जो है वो डिसीज़ होती है। तो उनको चेक करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज़ होते हैं ना। अब ने ये जो साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उनके बारे में स्टडी नहीं किया तो रह गया। सो जो ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इन 1929 इन्होंने क्या, दे वाज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो भी डिसीज़ मतलब बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो रही है और बैक्टीरिया को कॉज कर रही है, उसके बारे में वो वर्क कर रहे थे। ठीक है, 1929 में सडनली तो उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड दैट स्पॉर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। उनकी जो कल्चर प्लेट्स थी जिस पे वो मतलब रिसर्च कर रहे थे, ठीक है, तो उस पर उन्होंने क्या देखा, लिटिल ग्रीन स्पॉर्स देखे विच इज़ मोल्ड इन वन ऑफ हिज प्लेट, एंड ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जो मोल्ड का ये जो मोल्ड है ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ठीक है,
नो दिस इज़ फंगी, सॉरी। तो मोल्ड होता है, ये ब्रेड मोल्ड है, पर और भी तरह के मोल्ड होते हैं, ठीक है। तो उसमें एक मोल्ड था जो ग्रीन कलर का, तो वो ग्रीन मोल्ड जो था उसमें उन्होंने क्या देखा कि जो वो प्रिवेंट करता है द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया को, ठीक है। तो वो मोल्ड उसके अंदर प्रेजेंट था, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया का ग्रोथ कम हो रहा था, ठीक है। उनके डिफरेंट कल्चर प्लेट्स में वो क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे बैक्टीरिया को, ठीक है। और बैक्टीरिया से जो भी डिसीज़ कॉज होती है उनको वो स्टडी कर रहे थे। उस टाइम पे उन्होंने क्या देखा कि उनकी किसी प्लेट पे मोल्ड जब उन्होंने बैक्टीरिया के साथ डाला तो बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, मोल्ड प्रिवेंट कर रहा है ग्रोथ होने से, उसका ग्रोथ होने से। सो इनफैक्ट इट इज़ ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दीज बैक्टीरियाज फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो इसकी वजह से मोल्ड पेनिसिलिन प्रिपेयर की गई। मोल्ड पेनिसिलिन क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया होते हैं हमारे बॉडी में जो कि डिसीज़ क्रिएट करते हैं उनको स्टॉप करता है, ठीक है। Now there is some another scientific research for antibiotics. So it is important to remember that antibiotics should be taken only an advice of qualified doctor, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखो स्टडी कर लिया एंटीबायोटिक में, मान लो कि कल आप बीमार हो गए और आपने ऐसे ही बिना किसी को पूछे एंटीबायोटिक ले लिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस लेने के बाद ही एंटीबायोटिक को लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एंटीबायोटिक के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो ऑल्सो यू मस्ट कम्प्लीट दिस कोर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, ठीक है। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दौरान ही आपको ये मतलब एंटीबायोटिक लेना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है एंटीबायोटिक की, आप थोड़ा सा कुछ और ट्रीटमेंट लोगे वैसे ही ठीक हो जाओगे। और या फिर आपने इसका डोज रॉन्ग ले लिया है, मीन्स आपको एंटीबायोटिक का हाफ प्रोपोर्शन ही लेना था, आपने पूरा एंटीबायोटिक का कैप्सूल ले लिया है, तो दैट इज़ हार्मफुल टू यू। सो यू डोंट हैव टू टेक दिस टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट परमिशन ऑफ डॉक्टर, ठीक है। सो इट मे टेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, ठीक है। तो बाद में फ्यूचर में आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तो इट इज़ ड्रग लेस इफेक्टिव, उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, मैंने आपको बोला था। वैसे ही ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया हार्मफुल होते, कुछ बैक्टीरियाज बेनिफिशियल्स भी होते हैं ना, जो कि कर्ड्स में होते हैं। आपने देखा था लैक्टोबैसिलियस, तो ये बैक्टीरिया जो होता है वो आपके लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये फ्रेंडली बैक्टीरिया है, क्योंक't कर्ड फॉर्मेशन में काम आता है। और आप जब कर्ड को ईट करते हो तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाता है एंड इट इज़ हार्मलेस टू यू, ठीक है, आपके लिए फ्रेंडली बैक्टीरिया है। तो सारे बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते, बट अगर आप रॉन्गली किसी एंटीबायोटिक को ले लोगे बिना डॉक्टर की परमिशन के, तो क्या होगा, उससे आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी जो है वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको वही बैक्टीरियाज को किल करना है जो कि आपकी बॉडी को हार्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोज बैक्टीरियाज विच हार्मफुल टू योर बॉडी। Antibiotics, however, are not effective against cold and flu as these are caused by viruses, ठीक है। तो आपने देखा एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया को, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनको किल करने के लिए इफेक्टिव है, बट दे नॉट आर इफेक्टिव अगेंस्ट द कोल्ड एंड फ्लू, क्योंकि कोल्ड और फ्लू तो वायरसेस से होते हैं ना, और वायरसेस और बैक्टीरिया दोनों एक दूसरे से डिफरेंट कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो वायरसेस से जो डिसीज़ होती है लाइक कोल्ड एंड फ्लू, दे आर नॉट कंट्रोल बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसके लिए हम आगे और स्टडी करेंगे वायरसेस को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। अब हम वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, वैक्सीन में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एंटीबॉडीज़ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब स्टूडेंट है ये भी आपकी जैसे ही है, 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है। इसके माइंड में क्वेश्चन है, व्हाई आर द चिल्ड्रन और इन्फेंटेंट्स गिवन वैक्सीनेशन। जो भी मतलब चिल्ड्रंस बच्चे हैं और जिनको इन्फेक्शंस हुआ है उनको वैक्सीन क्यों दिया जाता है, ठीक है। तो उसका आंसर
फाइंड आउट करने के लिए हम इसको स्टडी करेंगे पूरे पैराग्राफ को. सो व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स अवर बॉडी, मान लो कि किसी डिजीज़ की वजह से जिसमें मतलब माइक्रोब्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है वो डिसीज़, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज़ टू फाइट द इन्वेडर. ठीक है, तो उसके लिए उसके साथ फाइट करने के लिए जो भी मतलब इन्वेडर्स हैं, यानी कि जो उसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उस माइक्रोब्स में, तो उससे एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है, उसके साथ फाइट करती है. तो बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. ठीक है, तो बॉडी को सब कुछ पता है कि कैसे उन माइक्रोब्स के साथ फाइट करना है अगर वो दोबारा एंटर हो जाए. पर मान लो इफ़ डेड और weakened microbes are introduced into a healthy body. मान लो कि कुछ डेड और वीकन यानी कि बहुत कमज़ोर और मरे हुए से माइक्रोब्स आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं किसी हेल्दी बॉडी में, तो बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़. ठीक है, तो हेल्दी बॉडी में अगर मान लो कि कुछ डेड्स और वीकन यानी कि कमज़ोर माइक्रोब्स आ रहे हैं और वो हमारी हेल्दी बॉडी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी क्या है, इजीली उनके साथ फाइट करके उनको किल कर देगी. ठीक है, वो जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरियाज हैं उनके साथ वो एंटीबॉडी क्या करेगी, अच्छे से फाइट करके उनको भगा देगी या फिर उनको मार देगी. द एंटीबॉडीज रिमेन्स इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. ठीक है, तो जो भी एंटीबॉडीज़ हैं हमारी बॉडी में रिमेन होती है, दे वर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ऑफ फॉर एवर. ठीक है, तो माइक्रोब्स के थ्रू जो भी डिसीज़ कॉज हो रही है उसको हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, उसके साथ फाइट करती है और हमारी बॉडी को उन माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द वैक्सीन वर्क्स. इसी वजह से जो है वो वैक्सीन वर्क करती है. वैक्सीन का काम भी यही है. ठीक है, सेवरल डिसीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. तो ये देखो कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स और हेपेटाइटिस जैसी डिसीज़ जो है वो वैक्सीनेशन से ही जो है वो किल होती है. तो वैक्सीनेशन क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं. तो जिस वजह से हमारा बॉडी जो है वो जो भी डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं उनके साथ अच्छे से फाइट कर सके और हमारी बॉडी को इन हार्मफुल माइक्रोब से प्रोटेक्ट कर सके. इस वजह से जो है वो वैक्सीनेशन करवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, तो आई होप अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि वैक्सीनेशन क्यों करवाना चाहिए. ठीक है, जो भी एंटीबॉडीज़ होती है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और जो भी डिसीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स हैं उनके साथ अच्छे से फाइट करने के लिए, उनको किल करने के लिए और हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है. ठीक है, और जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था फॉर स्मॉल पॉक्स. सिर्फ स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने 1798 में सबसे पहले वैक्सीन डिस्कवर किया था. ठीक है, तो इस तरह के साइंटिस्ट के बारे में भी आपको स्टडी करना चाहिए क्योंकि इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब रोल प्ले किया है इन बायोलॉजी. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बायोलॉजी का ही सब्जेक्ट है. बायोलॉजी जो है वो हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी से रिलेटेड जो भी पार्ट है उनके बारे में स्टडी करता है और उस हमारी बॉडी पार्ट को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमें डिसीज़ के साथ फाइट करना है. ठीक है, उसके बारे में और हमारे जो भी बॉडी पार्ट्स प्लांट्स और एनिमल्स इन सब के बारे में जो है वो स्टडी जो है वो हम बायोलॉजी के थ्रू करते हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स, इन योर चाइल्डहुड, और अभी तो आप खुद बच्चे ही हो. ठीक है, तो यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शंस टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीजेस. ठीक है, जब आप मतलब जब बोर्न हुए थे आप,
ठीक है। तो हॉस्पिटल में जो है आप अपनी मम्मी को पूछना, आपको कई सारे इंजेक्शंस लगे होंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम सेवरल काइंड ऑफ डिसीज़, ठीक है। छोटे बच्चों को इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि वो बड़े हो तब उनको कई सारी जो लाइक पोलियो, पीलिया, ये सब जो है वो हेपेटाइटिस, कॉलेरा, इस तरह की जो है वो डिसीज़ ना हो, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या है, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। सो कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीज़, ठीक है। तो आपको उन सारी डिसीज़ की लिस्ट बनानी है, क्या बना सकते हो? सो ट्राई करना, ठीक है। अगर बना सकते हो तो प्लीज़ मुझे भेजना। बनाने के बाद यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, ठीक है। तो आपको पेरेंट्स की हेल्प लेनी, क्योंकि आप जब छोटे थे तो आपको कौन कौन से इंजेक्शन लगे थे तो ये आपको पता नहीं है, इसलिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से एक लिस्ट तैयार करो कि आपको किस किस बीमारी से और किस किस डिसीज़ से बचने के लिए आपने और उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इंजेक्शंस लिए थे। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिसीज़। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाय हॉस्पिटल, ठीक है। तो इस तरह इसलिए ये काफ़ी असेंशियल हो जाता है कि जो डिसीज़ हैं बहुत सारी जिनसे चिल्ड्रन को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, तो उनसे प्रोटेक्ट करना नेसेसरी होता है। तो इस तरह से जो है वो हॉस्पिटल्स में जो भी आसपास के हॉस्पिटल्स में उनमें वैक्सीन्स अवेलेबल्स होती है, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन लाइक यू। नाउ you might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the pulse पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। सो PPP जो प्रोग्राम हुआ था, पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसमें और टीवी पे होता ही रहता है और न्यूज़पेपर में भी उसके बारे में आता है कि चिल्ड्रन जो है वो पोलियो के अगेंस्ट उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। सो पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन, ठीक है। तो छोटे बच्चे जो है मतलब सारे छोटे बच्चों को वैक्सीन नहीं दे सकते, क्योंकि किसी कोई बच्चा जो होता है वो बहुत ही वीक होता है एट टाइम ऑफ, जब वो बच्चा बोर्न होता है तो उस टाइम पर वो थोड़ा वीक होता है अगर, तो उसको वैक्सीन नहीं दिया जाता, उसको वैक्सीन्स के ड्रॉप दिए जाते हैं। ये जो ड्रॉप्स होते हैं ना, पोलियो ड्रॉप्स, ये भी वैक्सीन के फॉर्म में डाल के किसी बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। बट लेकिन जो बच्चा बहुत वीक होता है जब वो जन्म लेता है तब, तो उस टाइम पर उसको सिर्फ पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradications and from most parts of the world, ठीक है। जो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कंपेन भी चलाया जा रहा है, कंपेन मीन्स किसी एक बीमारी को लेकर अगर हम या फिर किसी एक चीज़ को लेकर हम जो है वो उसको वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व स्तर पे उसको हम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करें कि किस तरह से जो है वो स्मॉल पॉक्स से आपको मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है फ्यूचर में, तो उसके अगेंस्ट कैसे आपको वैक्सीन्स के थ्रू या किसी मेडिसिन के थ्रू आप अपने आप को बचा सकते हो। तो उसको इराडिकेट करने के लिए फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड we can use the campaign, ओके। हम कैंपेन भी चला सकते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीज, ओके। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ये सारी वैक्सीन्स बन रही है टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज, ठीक है। तो ह्यूमंस लाइक अस एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिसीज, ठीक है। उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कई सारी वैक्सीन्स भी बना रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह से जो है वैक्सीन में और मेडिसिनल, कॉमर्शियल और जो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, इनमें जो है वो आपने किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है वो आपने देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो सॉइल की फर्टिलिटी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंक्रीज़ होती है, ये भी हमने मतलब स्टार्टिंग में एक सेंटेंस में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब इसको हम डिटेल में किस तरह से पूरा प्रोसेस के साथ एक एक्टिविटीज़ भी देखेंगे इसके अंदर। तो एक्टिविटी के साथ जो है वो किस तरह से इंक्रीज़ होता है सॉइल फर्टिलिटी बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।